हाँ तो प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 का। टॉपिक है हमारे सामने ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड फ्री रिजर्व। ओके, तो सबसे पहली बात क्या है? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट क्या होता है? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का मतलब होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस। ओके बच्चे, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो बैलेंस है उसे हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट बोलते हैं। और फ्री रिजर्व का मतलब होता है रिजर्व, ऐसे रिजर्व जिसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बांट दिए जाते हैं। ठीक है, तो जो आपका जनरल रिजर्व जो होता है वो तो आपका फ्री रिजर्व होता है, बट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ये दोनों आपके फ्री रिजर्व नहीं होते हैं। इनके अंदर क्लेम या फिर वैल्यू के अंदर इंक्रीजमेंट या डिक्रीजमेंट से मार्केट वैल्यू जो होगी उसका कुछ इफेक्ट पड़ता है। होता क्या है, जैसे मैं आपको ये बताता हूँ पहले WCR बोले तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता ये है, जैसे मान के चलो एक फर्म है हमारे पास, ठीक है बेटा। अब A और B उसके अंदर पार्टनर है, ठीक है। अब उसके अंदर बहुत सारे एम्प्लॉय काम करते हैं। तो एम्प्लॉय काम करते करते अगर अचानक से कभी कोई एम्प्लॉय को कुछ नुकसान हो जाए, ठीक है, तो अगर किसी एम्प्लॉय को कोई नुकसान हो जाए, कुछ उसका एक्सीडेंट हो जाए, तो उस दौरान हम एम्प्लॉय को एक कंपनसेशन देते हैं। तो कंपनसेशन अगर अगर मैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में कुछ पैसे डालूंगा, जैसे मान के चलो हर साल हमारे पास 1 लाख रुपए का प्रॉफिट होता है, और 1 लाख के प्रॉफिट से अगर मैंने 5,000 रुपये का हर साल वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में डाल दिया, तो आने वाले भविष्य में ये पैसे 5-5 हज़ार करके बहुत सारे हो जाएंगे। मान के चलो 20 साल में 5-5 करके 1 लाख रुपये हो जाएगा, ठीक है। अब 1 लाख में से अगर मान के चलो 10 साल में किसी एम्प्लॉय को कोई एक्सीडेंट हो जाए तो उसको हम 1 लाख रुपये उसे दे देंगे, ठीक है। तो ये क्या है, एम्प्लॉय की आने वाले भविष्य में एम्प्लॉय के साथ अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसके लिए हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाते हैं। अगर दुर्घटना नहीं हुई, कोई क्लेम नहीं आया, किसी तरह का कोई क्लेम नहीं आया, कोई कंपनसेशन क्लेम नहीं आया, तो हम उसको बांट देंगे पार्टनरों में। अगर कोई क्लेम नहीं आया, इट मीन्स वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या हो जाएगा बेटा, वो आपका फ्री हो जाएगा अगर कोई क्लेम नहीं आया तो। इसी तरह से हमारे पास होती है एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये आपके पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या होती है, जैसे मान के चलो हमारी फर्म है, ठीक है बेटा। हम क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने चारों तरफ। मान के चलो A B C D, मैंने क्या किया, यहाँ भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है, यहाँ भी कर रखा है, यहाँ भी कर रखा है, हर जगह मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है। अब हमें इनकम जो आ रही है इन्वेस्टमेंट से, हर महीना बेटा 1 लाख रुपये आ रहा है, मीन्स 12 लाख रुपीज़ आ रहा है पूरे साल का, ठीक है। अब 12 लाख रुपये अगर पूरे साल का 12 लाख रुपये मेरी इनकम है, इंटरेस्ट है, और अगर बेटा एक जगह मेरी ये इन्वेस्टमेंट डूब गई सपोज डैट, तो ये नुकसान, या फिर कोई इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू कम हो गई, तो ये जो नुकसान है ये कहाँ से डालें? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा इंटरेस्ट आ रहा है, मतलब चारों तरफ से जो हमारा इंटरेस्ट आ रहा है, उस जो 1 लाख रुपये आ रहा है हर महीना, 12 लाख रुपये आ रहा है एक साल का, तो ये 12 लाख रुपये में से बेटा 2 लाख रुपये हम रिजर्व में डालेंगे, ठीक है। क्योंकि आने वाले भविष्य में अगर कोई भी नुकसान होता है, किसी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट में कोई नुकसान होता है, तो हम उस 2 लाख रुपये का यूज़ कर सकें। हर साल डालेंगे तो 5 साल में 10 लाख रुपये हो जाएगा। अगर किसी इन्वेस्टमेंट में 10 लाख रुपये की कोई नुकसान हुआ, तो वो हम कहाँ क्या जो रिजर्व बनाएंगे, उस रिजर्व में से निकाल के वो सेटअप करेंगे। अब वो रिजर्व जो बनाते हैं, उस रिजर्व का नाम है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। बेटा इन दोनों के बारे में मैंने बहुत ही डिटेल में चैप्टर नंबर 4 में पढ़ाया है। अगर आपको समझ में नहीं आई होगी ये सारी बातें, तो आप चैप्टर नंबर 4 की वो वाली वीडियो देख सकते हैं, उसके अंदर बहुत अच्छी तरह से मैंने डिटेल में समझा रखा है इसे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं हम। तो हमारे पास क्या है बेटा, फ्री रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, इन दोनों को हम डेबिट करते हैं और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट कर देते हैं। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है। नेक्स्ट, ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस। अब एक्यूमुलेटेड लॉसेस क्या होते हैं? एक्यूमुलेटेड लॉसेस होते हैं हमारे P&L अकाउंट। तो अगर P&L का बेटा डेबिट, अगर आपका डेबिट बैलेंस है तो उसे करना पड़ेगा क्रेडिट, और अगर P&L का क्रेडिट बैलेंस है तो उसे करना पड़ेगा आपको डेबिट। ओके, तो क्या हो जाएगा आपके पास, और पार्टनर्स, जैसे देखो यहाँ आपके पास फ्री रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट था, तो यहाँ पे आपने और पार्टनर को क्या किया, क्रेडिट, और यहाँ पे आपको और पार्टनर को क्या करना पड़ेगा, डेबिट। तो और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू क्या होगा, P&L अकाउंट, ये आपका एक्यूमुलेटेड लॉसेस है। और ये एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, ये क्या आपका, ये आपका डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ये तरीके हो गए आपके जब किसी तरह का कोई भी रिजर्व फ्री हो, सारे, किसी तरह का कोई क्लेम ना हो।
अब मैं आपको बताता हूँ ट्रीटमेंट ऑफ WCR विथ क्लेम। तो WCR का ये क्लेम के साथ बता रहा हूँ मैं आपको क्या क्या है इसके अंदर बेटा, ठीक है। और ये WCR होता क्या है क्या नहीं है, सारी डिटेल समझाता हूँ मैं आपको। सबसे पहले क्या है, जैसे हमारे पास एक फर्म है, ठीक है। फर्म के अंदर मान के चलो हमने WCR जो है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो है बेटा 1,00,000 रुपये मैंने बनाया, ठीक है। अब क्या होगा कि जो क्लेम है, क्लेम का मतलब मान के चलो किसी पार्टनर का कोई एक्सीडेंट हो गया, उसका एक हाथ चला गया या उसका एक पैर चला गया, मशीन में चला गया, ठीक है। तो उसके लिए एक क्लेम दिया जाएगा उसको। अब वो क्लेम ऐसा भी हो सकता है 80,000 का हो, मतलब 1,00,000 से कम, या ऐसा भी हो सकता है वो 1,00,000 हो, या ऐसा भी हो सकता है वो 1,20,000 हो। बात समझ में आई? मतलब क्या है कि जो हमारा WCR हमने बनाया अभी तक 1,00,000 रुपये हैं, लेकिन जो एक्सीडेंट होगा उसके दौरान जो क्लेम पास होगा वो 80,000 भी हो सकता है, वो आपके पास 1,00,000 भी हो सकता है, वो 1.2 लाख भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उसके डिफरेंट केसेस हैं, वो आपको समझाए जाएंगे। पहला, वैन क्लेम अमाउंट, जो क्लेम है आपका इज लेस देन अमाउंट ऑफ द वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास WCR मान के चलो 1,00,000 का है, तो आपका जो क्लेम है बेटा, क्लेम आपका होगा कितना, 80,000 रुपये कम है। तो इसका मतलब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितने से होगा बेटा, 1,00,000 रुपये से। और वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितने का है, ये आपका 80,000 हो जाएगा। और ये आपके पास ओड पार्टनर में 20,000 रुपये ओड पार्टनर में बांट दिए जाएंगे, ओड पार्टनर में, वो भी ओड रेशियो में, ठीक। नेक्स्ट, व्हेन क्लेम अमाउंट इज इक्वल टू द अमाउंट WCR, अगर जो आपका क्लेम का जो अमाउंट है वो इक्वल है किसके, WCR के, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना आएगा, 1,00,000, और यहाँ वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितना आएगा, 1,00,000, दोनों सेम अमाउंट। ओके बेटा। नेक्स्ट, व्हेन द क्लेम अमाउंट इज मोर देन द अमाउंट ऑफ द वर्कमैन कंपनसेशन। इसका मतलब क्या है, हमारा WCR कितना है बेटा, 1,00,000 रुपये, और क्लेम हमारे पास है 1.2 लाख रुपीज़, मीन्स 1,20,000 रुपये। तो यहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना आएगा, 1,00,000, और रीवैल्यूएशन में कितना आएगा आपके पास, 20,000, और ये आपका क्लेम आ जाएगा 1,20,000। इसके बाद ये जो आपका रीवैल्यूएशन एक तरह का लॉस है, तो सभी पार्टनर को डेबिट कर दिया जाएगा और रीवैल्यूएशन को क्रेडिट कर दिया जाएगा। इस तरीके से आपका WCR है बेटा। ये मैंने आपको एडमिशन ऑफ पार्टनर में सेम यही आपको चैप्टर नंबर 4 में चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में सेम यही टॉपिक है, सेम यही सारी बातें मैंने समझाई है। एक बार वहाँ और देखिए, वो आपको बहुत ही ज़्यादा डीपली में मैंने आपको वहाँ पे बातें समझाई है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अगेंस्ट। ओके, इसके बाद अब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड रिजर्व, ये क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहली बात, ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो बेटा सबसे पहली बात, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के बारे में हमें पता करना पड़ेगा ये है क्या। तो इसके अंदर ये है क्या, सबसे पहली बात मैंने आपको अभी भी समझाया था कुछ देर पहले कि बेटा अगर हमारे पास एक फर्म है और हम चारों तरफ इन्वेस्टमेंट करते हैं, और इन्वेस्टमेंट से होने वाली जो इनकम है हमारे पास, मान के चलो 1,00,000, तो इसका कुछ पार्ट हम हर साल हमने एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में डाल देते हैं, ताकि आने वाले भविष्य में अगर कोई इन्वेस्टमेंट की वैल्यू फॉल हो जाए, घट जाए, जैसे मान के चलो एक इन्वेस्टमेंट हमने करी है ए के पास 1,00,000 की, तो आने वाले भविष्य में ये 80,000 की हो सकती है, कम हो सकती है, ये 1,20,000 की भी हो सकती है, बात समझ में, 90,000 का भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ये, ठीक है। अब ये समझो आप कि अगर हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, अगर मान के चलो आपके पास 20,000 रुपये का है, सपोज दैट, ठीक है, और हमारे पास क्लेम जो है बेटा, वो क्लेम क्या हुआ, क्लेम हमारे पास आ गया, हमारी जो इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है 1,00,000 से घटकर कितनी हो गई, 90,000 हो गई, सपोज दैट 1,00,000 से घट के कितनी हो गई बेटा, 90,000। ध्यान से सुनना, क्या है, हमारी एक बिजनेस है और बिजनेस की हमारी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना है, 20,000 रुपये का, और हमारी जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 1,00,000 से घट के 90,000, तो बेटा कितना फॉल हुआ, 10,000 रुपये। तो फर्स्ट केस में ये बता रखा है आपको, पहले तो ये है यहाँ फर्स्ट केस में ये बता रखा है अगर सेम रहे, मतलब व्हेन बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज सेम, मीन्स क्या है, फ्री हो गया, ये आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व फ्री रिजर्व हो गया। और फ्री रिजर्व का ट्रीटमेंट वही होता है जो अभी अभी मैंने आपको बताया, क्या, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये बेटा, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये तो हो गया जब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू और बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू दोनों सेम।
मीन्स जो बुक में दिखाई हुई है 1 लाख और वही मार्केट में उसकी है 1 लाख सेम, तो यहाँ आपका जो रिजर्व है वो फ्री हो गया, उसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बांट दिया जाएगा। नेक्स्ट वन अब है हमारे पास व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लेस देन द बुक वैल्यू। ये केस ऐसा है कि जब मार्केट वैल्यू होगी इन्वेस्टमेंट की वो बुक वैल्यू से कम होगी, लेकिन अब कितनी कम होगी ये डिपेंड करता है। तो मैंने आपको बताया यहाँ पे क्या कि बेटा ये जो 1 लाख रुपए है, ये जो मार्केट वैल्यू 1 लाख से 90,000 भी आ सकता है, 1 लाख से 80,000 भी आ सकता है, 1 लाख से 70,000 भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब इसके बहुत सारे केसेस है, मैं आपको ये सारे एग्जांपल देता हूँ एक एक करके। पहला, फॉल इन वैल्यू ऑफ लेस देन IFR। इसका मतलब क्या है बेटा कि अगर सपोज डेट आपके पास IFR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड सपोज डेट 20,000 रुपये, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट आपकी 1 लाख से 90,000 आ गई घट के, तो ये देखो आप फॉल इन वैल्यू जो बेटा फॉल बोले तो 10,000 सिर्फ फॉल हुई है, घटी है कितनी 10,000, लेकिन हमारे पास क्या लेस देन IFR मतलब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से उसकी वैल्यू जो कम हुई है वो कम अमाउंट है, मतलब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड आपके पास कितना है 20,000 और बेटा फॉल कितना और घटा कितना 10,000, तो जो घटने वाली वैल्यू है वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से कम है। तो एंट्री क्या होगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितनी होगी बेटा 20,000 और यहाँ पे क्या होगा इन्वेस्टमेंट में कितना आएगा 10,000 और 10,000 को पार्टनर्स बांट लेंगे। ये हो गई आपके पास पहला केस। दूसरे केस में ये है फॉल इन वैल्यू ऑफ इक्वल टू IFR। इसका मतलब क्या है, अब की बार हमारे पास IFR कितना है, अब की बार हमारे पास IFR है ये इतना और हमारे पास 1 लाख से घट के 80,000 हो गई। मीन्स अब जो फॉल हुई जो गिरी है कितनी गिरी है 20,000 और हमारे पास IFR कितना है 20,000। मीन्स क्या है कि फॉल इन वैल्यू जो भी उसकी वैल्यू में जो घटा है वो क्या है इक्वल है किसके IFR के। तो बेटा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 20,000 और टू इन्वेस्टमेंट सेम 20,000। तीसरा केस में क्या है फॉल इन वैल्यू इन मोर देन IFR, अगर IFR से ज़्यादा हो जाए, ज़्यादा इन द सेंस ये कि हमारे पास IFR जो है बेटा वो मान के चलो 20,000 है और हमारे पास जो 1 लाख रुपए है 1 लाख से घट के वो हमारे पास कितना आ जाए 70,000 आ गई। अब ये देखो जो घटोतरी हुई है जो कमी आई है जो आपकी डिक्रीजमेंट आई है वो 30,000 रुपये का आया है और जबकि यहाँ पे कितना है 20,000 रुपये। तो आपके पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितने से आएगा 20,000, रीवैल्यूएशन अकाउंट कितने से आएगा बेटा 10,000 और टू इन्वेस्टमेंट 30,000। समझ में आया, ये आपका लिखा जाएगा, ये आपका अमाउंट आएगा 20,000 और ये आपका रीवैल्यूएशन आएगा 10,000 और ये आपका आएगा 30,000 ऐसे। अब ये जो रीवैल्यूएशन एक तरह का लॉस है तो सभी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाएगा और रीवैल्यूएशन को क्रेडिट। ये बेटा आपका सेकंड केस फिनिश होता है। थर्ड केस की मैं बात करता हूँ व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज मोर देन द बुक वैल्यू। अगर बुक वैल्यू से ज़्यादा हो जाए मीन्स अब हमारे पास क्या है IFR जो है बेटा वो 20,000 रुपये है, अब 1 लाख से बढ़ के 1,20,000 हो गई, बढ़ गई। अगर हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ जाती है तो जो रिजर्व है आपका क्या हो गया फ्री हो गया, और अगर फ्री रिजर्व हो गया तो एंट्री वही वाली इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फ्री रिजर्व वाली। अब बेटा ये जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जितनी भी बढ़ी है 1 लाख से 1,20,000 रुपये, तो ये 20,000 रुपये आएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट में। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन और रीवैल्यूएशन यहाँ हुआ है क्रेडिट, तो ये प्रॉफिट है और प्रॉफिट जब पार्टनर में बढ़ते हैं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को करते हैं क्रेडिट, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये बेटा आपका टॉपिक ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ये आपका खत्म होता है। इसको भी मैंने आपको चैप्टर नंबर 4 में बहुत ही अच्छे तरह से डिफाइन किया है। यहाँ मैंने आपको अभी शॉर्ट टर्म में डिफाइन किया है, आप चैप्टर नंबर 4 को एक बार खोलेंगे, उसमें मैंने आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को बहुत ही डीपली में डिफाइन किया है। एक बार उसे भी समझ लेंगे तो आपको ज़्यादा आसान हो जाएगा यहाँ समझने में। ओके, नेक्स्ट इसके बाद हम बात करते हैं बेटा आपसे क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है बेटा 54। तो क्वेश्चन नंबर 54 पढ़ते हैं सबसे पहले। तो 54 में क्या है हमारे पास, एक्स एंड वाई वर पार्टनर इन ए फर्म सेइंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1। ये कहा गया एक्स और वाई दो पार्टनर हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है बेटा 2:1। जेड वाज एडमिटेड फॉर 1/3 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट on the date Z admission the balance sheet of X and Y saw a journal reserve of 2,50,000 रुपये। ये कहा गया है जर्नल रिजर्व जो है बुक में कितना दिखा रखा है 2,50,000 रुपये और क्रेडिट बैलेंस
50,000 इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का 50,000 रुपये बैलेंस दिखा रखा है। इसका मतलब बेटा ये आपका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है और ये आपका फ्री रिजर्व है, जर्नल रिजर्व। ओके, इसके बाद हमें कहा गया पास द जर्नल एंट्री टू ट्रीटमेंट ऑफ द दीज ऑफ द आइटम एडमिशन ऑफ ए। तो बेटा इसके अंदर क्या है, हमारे पास ये बैलेंस शीट में 2.5 लाख रुपये दिखा रखा है जर्नल रिजर्व और ये हमारा दिखा रखा है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। ये आपका फ्री रिजर्व है, ये आपका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है पी एंड एल का बैलेंस। तो बेटा इन दोनों को आप डेबिट करेंगे और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कर देंगे क्रेडिट, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सिर्फ एक्स और वाई आएंगे, ओल्ड पार्टनर, न्यू पार्टनर का इसमें कोई इंटरफेयर नहीं होता। ओके, मैंने अभी तक आपको जितने भी यहाँ पे डिफाइन किया, जितने भी थ्योरी पढ़ाया, सभी मैंने ओल्ड पार्टनर लिखा है। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी बेटा, तो एंट्री हमारी हो जाएगी यहाँ पे, ये हो गई आपकी एंट्री जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट 2,50,000 से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 50,000 से डेबिट, और एक्स कैपिटल अकाउंट वाई कैपिटल अकाउंट। अब बेटा रेशियो यहाँ पे हमें दे रखा है 2:1, तो 2:1 में 2.5 लाख और 50,000, ये बन गया आपके पास 3 लाख, और 3 लाख को मैंने बेटा 3 से डिवाइड किया तो कितना है 1 लाख, और 1 लाख की 2 से मल्टीप्लाई किया 2 लाख, और 1 लाख की 1 से मल्टीप्लाई किया 1 लाख। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 4 फिनिश होता है। क्वेश्चन नंबर 5 की 55 की बात करते हैं। तो बेटा यहाँ देखें 55 में क्या कह रखा है हमारे पास, एक्स एंड वाई आर द पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2 ऑन 1 अप्रैल 2020 दे एडमिट जेड as a partner for 1/5 share in the profit on the that date the balance of 1,50,000 in journal reserve। तो जर्नल रिजर्व में हमारे पास कितना है 1,50,000 रुपये। आगे अ डेबिट बैलेंस ऑफ 20,000 इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब बेटा ये 20,000 रुपये जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे क्या दिया था, यहाँ दिया था क्रेडिट बैलेंस। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस दिया है इसका मतलब ये प्रॉफिट है, लेकिन यहाँ बेटा दिया हुआ है डेबिट बैलेंस ऑफ 20,000 इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये आपका लॉस है। तो ये आपका हो गया एक्यूमुलेटेड लॉस और ये आपका हो गया फ्री रिजर्व। तो इसको हम बांटेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और इसे हम राइट ऑफ करेंगे। बांटने का मतलब होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को करेंगे क्रेडिट और जर्नल रिजर्व को करेंगे डेबिट, और जबकि यहाँ पे आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को करेंगे क्रेडिट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करेंगे डेबिट। इट पास द जर्नल एंट्री रिगार्डिंग एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस। तो अब बेटा इसके अंदर हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास ये आपका फ्री रिजर्व है। तो जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट 1.5 लाख रुपये और एक्स कैपिटल अकाउंट वाई कैपिटल अकाउंट। अब बेटा रेशियो हमारा है 3:2, तो 3:2 का मतलब तो 3 और 2 5, 5 से काटेंगे क्या आएगा बेटा 30,000 और 30 दूनी 60,000, 30 तिया 90,000 रुपये। ये आपका फर्स्ट एंट्री हो गई। अब ये जो आपके पास है पी एंड एल का क्या है आपका, ये एक्यूमुलेटेड लॉसेस है, और एक्यूमुलेटेड लॉसेस के अंदर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को करते हैं क्या डेबिट और आपका पी एंड एल हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है, तो आपके पास एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 20,000 रुपये, इसे बांट दिया मैंने 3:2 में, और 3:2 का मतलब 5, और 5 से डिवाइड करेंगे आएगा आपका 4,000, 4 और 4 तिया 12,000 रुपये, 4 दूनी 8,000 रुपये। इस तरीके से बेटा 55 क्वेश्चन आपका फिनिश होता है। अब मैं बात करता हूँ बेटा आपके सामने 56। तो 56 में बेटा बहुत सारे केसेस दे रखे हैं। ठीक है, तो बहुत सारे केसेस है हमारे पास, ए बी सी डी सारे केसेस में आपको समझाता हूँ, ध्यान से सुने। पहला 56 फर्स्ट में, एक्स एंड वाई आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3:2। ये कहा गया एक्स और वाई और जेड 3 पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 है। दे एडमिट डब्ल्यू को एडमिट करते हैं एज अ पार्टनर फॉर 16 शेयर के साथ। फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट ऑन द डेट ऑफ एडमिशन। तो बेटा ये आप हमारे पास असेट्स है। अब असेट्स के अंदर एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, तो ये आपका डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को जब हम राइट ऑफ करते हैं तो और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करते हैं क्या डेबिट, और इसे कहेंगे क्रेडिट। ये आपके क्या है जर्नल रिजर्व, कंसिजेंसी रिजर्व और पी एंड एल, ये सारे आपके क्या हैं, ये आपके हैं फ्री रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। इसको बांटेंगे तो सभी पार्टनर को करेंगे क्रेडिट और इसको करेंगे डेबिट। तो बहुत सिंपल सी एंट्री है, इन सबों को डेबिट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट, और यहाँ पे क्या है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट और इसको क्रेडिट। चलो तो 56 का केस ए में सबसे पहले जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट, कंसिजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, तो सभी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कर दिया मैंने। ठीक है बेटा, और जो इनका रेशियो है 5, 3 और 2 का, तो 36 और 6 कितना होता है 42, और 42 और 18 60,000। 60,000 को 10 से भाग देंगे तो आता है बेटा 6,000, और 6 पंजे 30, 6 तिया 18 और 6 दूनी 12।
ये आ गया। अब अब आपका है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। तो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस को राइट ऑफ करने के पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को करते हैं डेबिट। तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट टू एडवर्टाइजमेंट। अब आपका एडवर्टाइजमेंट दे रखा है बुक के अंदर 24,000 रुपये। तो बेटा उस 24,000 को, अब 24,000 को 10 से डिवाइड करेंगे 2400 आएगा। 24 पंजे 12,000, 24 दिया 72 और 24 दूनी 48। इस तरीके से आपका फर्स्ट पार्ट फिनिश होता है। अब मैं बात करता हूँ सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट हम पढ़ेंगे बेटा, ध्यान से देखेंगे। गिव द जर्नल एंट्री टू द डिस्ट्रीब्यूशन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ये कहा गया WCR हमारे पास 72,000 रुपये दिया हुआ है। एट द टाइम ऑफ द एडमिशन ऑफ जेड, जेड का जब एडमिशन हुआ, इफ देयर नो क्लेम अगेंस्ट, कोई भी किसी भी तरह का कोई क्लेम नहीं है, तो आपका वर्कमैन कंपनसेशन को बांट दिया जाएगा, यानी फ्री रिजर्व हो गया। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स टू वाई। ठीक है। अब बेटा कोई रेशियो नहीं दे रखा, तो इक्वल आ जाएगा 36,000 और 36,000। चलो, तो यहाँ पे आपके पास है, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 72,000 रुपये टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट 36,000 रुपये। ठीक है, 36। तो इस तरीके से बेटा बी केस भी आपका फिनिश होता है। अब मैं बात करता हूँ केस नंबर आपके पास सी। तो सी केस में देखेंगे आप क्या देखेंगे, गिव द जर्नल एंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 72,000 रुपये। अब की बार हमारा वर्कमैन कंपनसेशन कितना है, 72,000 रुपये। एट द टाइम ऑफ द एडमिशन ऑफ जेड इफ देयर इज द क्लेम 48,000 रुपये। अब की बार जो क्लेम कितना है बेटा, 48,000 रुपये। तो 72,000 रुपये में से क्लेम कितना हो गया, 48। तो बचा कितना, 24,000। अब 24,000 को बांट देंगे, पार्टनर कितना, 12,000 और 12,000। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन एक बार। सी, तो हमारे पास आया बेटा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 72,000 रुपये, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट 48,000 रुपये, और बाकी जो 24,000 बचा 12,000 डाल दो एक्स में और 12,000 डाल दो वाई में। इस तरीके से आपका सी टॉपिक फिनिश्ड होता है। अब मैं बात करता हूँ बेटा डी टॉपिक की। तो डी टॉपिक में हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे आप। गिव द जर्नल एंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व IFR कितना है, 24,000 रुपये। एट द टाइम ऑफ द एडमिशन ऑफ जेड व्हेन द मार्केट वैल्यू कितनी है बेटा, 1,10,000 रुपये, और एग्जिस्ट वैल्यू मीन्स बुक वैल्यू कितनी, 1,20। अब देखो बुक वैल्यू से मार्केट वैल्यू कम है, कितनी, 10,000 रुपये। तो इसका मतलब 24,000 में से 10,000 तो इन्वेस्टमेंट हो गए कम, और बाकी जो बचे आपके पास 14,000 रुपये उसे पार्टनर बांटेंगे। कौन कौन बांटेंगे, द फर्म हैज़ द टू पार्टनर एक्स एंड वाई। तो आपके 14,000 में जब बांटेंगे तो कितना आएगा, 7,000 और 7,000। तो इस क्वेश्चन को देखेंगे कैसे करेंगे। तो हमारे पास है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 24,000 टू इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपये कम हुई है, क्योंकि 1,20,000 से 1,10,000 रुपये आया है। आगे एक्स कैपिटल अकाउंट 7,000 और वाई कैपिटल अकाउंट 7,000। कैसे बेटा, 24,000 में से 10,000 तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई, और बची आपके पास 14,000। 14,000 को एक्स में डिवाइड कर दिया 7,000 और 7,000। इस तरीके से आपका डी टॉपिक फिनिश होता है। अब मैं बात करता हूँ ई की। तो ई के अंदर हमें क्या कहा गया है, गिव द जर्नल एंट्री टू डिस्ट्रीब्यूशन जर्नल रिजर्व। जर्नल रिजर्व का हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना है, मींस हमारी सिंपल सी एंट्री होगी जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स टू वाई समथिंग। आगे देखते हैं। एट द टाइम ऑफ द एडमिशन ऑफ जेड व्हेन द 20% ऑफ जर्नल रिजर्व इज टू बी ट्रांसफर टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। मीन्स कहा गया है बेटा 4800 का 20% हमें डालना है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में। आगे द फर्म हैज़ द टू पार्टनर एक्स एंड वाई। मीन्स क्या है बेटा कि जो जर्नल रिजर्व 4800 रुपये है वो दोनों पार्टनर बटना चाहिए था 2400, बट उसमें से पहले ही कह दिया कि 20% कहाँ ट्रांसफर होगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में। तो इसका मतलब क्या होगा, क्वेश्चन के अंदर थोड़ा चेंज क्या है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट 4800 रुपये और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 20% यहाँ ट्रांसफर कर दो। तो 4800 का जो आपका 20% होता है वो आपके पास होगा 960। अब 960 यहाँ आ गया। अब बच कितना गया, बच गया आपके पास 3840। अब 3840 में से जब ये दो हिस्से में डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 1920 ए को दे दिया, दूसरे को दे दिया 1920। इस तरीके से आपका ई टॉपिक फिनिश होता है। अब मैं बात करता हूँ बेटा एफ टॉपिक का। तो एफ आपके पास थोड़ा डिफरेंट टॉपिक है क्योंकि इसके अंदर कुछ और बातें कही गई हैं, ध्यान से सुनेंगे आप। क्या है, A, B and C were partner in a firm sharing profit and losses in the ratio 6:3:1। ये कहा गया है ABC 3 पार्टनर है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 6:3:1 का है। टेक डी ने टेक किया एंड पार्टनरशिप विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 से। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ABC का हो गया 3:3:3:1। ठीक है,
दे आल्सो डिसाइड, देखो यहाँ पे ये जो लैंग्वेज कहा है इसमें अभी तक किसी में नहीं कहा गया। क्या कह रहा है? दे आल्सो डिसाइड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू। मीन्स ये कहा गया है कि ये जो यहाँ पे जो दिया गया है बेटा, यहाँ पे सिर्फ आपको इसका इफेक्ट दिखाना है। इफेक्ट का मतलब है कि आने वाले भविष्य में जो बैलेंस शीट बनेगी उसमें जनरल रिजर्व एज इट इज़ दिखाया जाएगा, कंसिस्टेंसी रिजर्व एज इट इज़ दिखाया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज इट इज़ दिखाया जाएगा और ये एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस भी एज इट इज़ दिखाया जाएगा। तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो हमें यहाँ पे नेट इफेक्ट की जनरेटिंग करनी होती है। जो भी पार्टनर गेन करेंगे उन्हें डेबिट किया जाएगा और जो पार्टनर सेक्रीफाइस करेंगे उसे क्रेडिट किया जाता है। इस क्वेश्चन के अंदर पास द जनरल एंड एडजस्टमेंट एंट्री, सिर्फ एक एंट्री पास करनी है थ्रू द पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट का मतलब जो भी पार्टनर गेन करेंगे उनको डेबिट किया जाएगा विथ करंट अकाउंट और जो पार्टनर सेक्रीफाइस करेंगे उन्हें सेक्रीफाइस किया जाएगा, उन्हें किया जाएगा क्रेडिट। अब सबसे पहला जो टॉपिक है बेटा हमारे पास है, हमें क्या निकालना है? गेन और शेयर, गेन और सैक्रिफाइस। ये क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है। रीजन यहाँ पे ये है, अब बाकी सभी क्वेश्चनों के अंदर जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी तो उसे मैंने बांट दिया था, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था या फिर राइट ऑफ कर दिया था। लेकिन इसके अंदर ये कहा गया है दे आल्सो डिसाइड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग, मतलब इन्होंने ये डिसाइड किया है कि इस सभी अमाउंट का सिर्फ एक इफेक्ट दिखाया जाएगा। इफेक्ट का मतलब होता है जो पार्टनर गेन कर रहे हैं उन्हें डेबिट किया जाएगा, जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं उन्हें क्रेडिट किया जाएगा, बस इस तरह कुछ भी नहीं। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले हमारे पास बेटा यहाँ पे पार्टनर्स, वही हम यहाँ लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस और गेन शेयर। सबसे पहले ओड शेयर, न्यू शेयर। ओड शेयर 6 3 1 का और न्यू शेयर 3 3 3 1 का था। अब 1 को लेंगे नहीं क्योंकि डी है वो। 6 में से 3 गया 3/10 और 3 में से 3 गया डैश और 1/10 में से 3/10 ये गेन। तो ये बेटा हो गया गेन और ये हो गया सेक्रीफाइस और जो डी है वो गेन कर ही रहा है 1/10 का, क्योंकि उसका शेयर है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3 3 3 1, तो 1/10 का डी का हो गया। तो ये आपके पास क्या है? गेन, ये गेन और ये सेक्रीफाइस। तो इसका मतलब डी होगा डेबिट, सी होगा डेबिट और ए होगा क्रेडिट। तो सी इज करंट अकाउंट डेबिट, डी इज करंट अकाउंट डेबिट और ए इज करंट अकाउंट। अब ये अमाउंट कहाँ से आया ये बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ नेट इफेक्ट। तो नेट इफेक्ट की कैलकुलेशन, सबसे पहले नेट इफेक्ट क्या है हमारे पास? जनरल रिजर्व को ऐड करेंगे, कंसिस्टेंसी रिजर्व को ऐड करेंगे, P&L को ऐड करेंगे और ये एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस ये आपका एकोमोडेटेड लॉसेस है, मींस ये आपका डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो इसे लेस करेंगे। और जो लेस, ये जब कैलकुलेशन करने के बाद जो अमाउंट आया 180 और 180 के अकॉर्डिंग सबका शेयर निकालेंगे जिसने जितना गेन किया। सबसे पहले शेयर ऑफ ए का शेयर कितना है बेटा? 1,80,000 का जो उसका शेयर सेक्रीफाइस किया 3/10, तो इससे काटेंगे, ये आपका आएगा 18 या 54,000 रुपये, तो ए में डाल देंगे 54,000 रुपये। नेक्स्ट शेयर ऑफ बी, 1,80,000 का कितना गेन किया है? 2/10, तो 2/10 के हिसाब से 18 दूनी 36,000 रुपये, ये आपका आ जाएगा सी में। नेक्स्ट 1,80,000 का 1/10, तो बेटा ये आ जाएगा 18,000 रुपये डी में। इस तरीके से ये आपका टॉपिक फिनिश होता है आज। ठीक है, आगे नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ओके बच्चे, थैंक यू।